नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख हाँ रहे जी, हैं हाँ आपका जी। अपना चैनल द स्वतंत्र। पेट्रोल और डीजल सीएनजी पर दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। 10 दिनों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। आरबीआई ने जो डाटा जारी किया उससे ये पता चल रहा है कि 15 मई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटकर 8 बिलियन डॉलर और ज्यादा घटा है। अब ये करीब 688 बिलियन डॉलर रह गया है। याद रखिए, युद्ध से पहले ये 730 बिलियन था। इन तमाम चीजों पर तो बात करेंगे ही। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। लेकिन शरद सर, नमस्कार। शरद सर। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स व सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, अर्थव्यवस्था पर बात शुरू करें उससे पहले मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का अभी 2-3 घंटे पहले ट्वीट आया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सिल्वर जो है वो $200 प्रति औंस हिट करेगा। उन्हें ऐसा लगता है आज सिल्वर का दाम $75 है, ये $200 हिट करेगा। देखिए, हर किसी को अपने अपनी 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 ओपिनियन व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। जी। कियोसाकी साहब की एक किताब थी रिच डैड पुअर डैड, वो काफी हिट हुई, दुनिया भर में बहुत बिकी, बहुत पढ़ा गया। हाँ। तो इसके आधार पर उनको क्रेडिबिलिटी मिली। और ये बात तो मैं भी कहता हूं कि ये ऊपर जाएगा। बल्कि आज मेरा जो अपना चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, मुझे मेरी टीम ने बताया कि आप बार बार कहते हैं, और आपके चैनल पे भी मैं बार बार कहता हूं कि 2 से 5 साल में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लगातार मैं बोलता रहता हूं इस बात को। जी। तो इसके पीछे आधार क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है, आप उस पर वीडियो लाइए। तो उस पर मैं एक आध दिन में एक वीडियो लेके आऊंगा जहां मैं सारे फैक्टर्स की लिस्ट बनाऊंगा, जी। जिस आधार पर कहता हूं। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी साहब का नाम नहीं होगा, कि मैं इनके आधार पर कहता हूं क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं। सो आई थिंक ही हैज ऑल द रीजंस टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और मुझे भी लगता है कि ऊपर जाएगा, पर ये इतना चला जाएगा। मुझे अभी भी लगता है विक्रांत के कोई नंबर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप जब नंबर डाल देते हैं $200, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी खो जाने का डर होता है। क्यों डर होता है? मान लीजिए उतना नहीं गया 2 साल में, या कुछ और हो गया, तो इसलिए नंबर्स मैं रखने में विश्वास नहीं रखता। ऊपर जाएगा ऐसा मेरा भी मानना है। मेरा क्या, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी, पास्ट में आप हिस्ट्री उठा के देखें तो कितने इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, कितनों की रिपोर्ट आई है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो इसमें यूबीएस की भी आई है, बहुत बहुत संस्थाओं ने और अनगिनत ज्योतिषियों ने बोला है कि ऊपर जाएगा। तो जब सब एक ही बात कह रहे हैं तो ऊपर जाएगा। परंतु मैं क्योंकि वित्त और आर्थिक जगत से आता हूं, तो मैं इसको आपको आर्थिक कारणों से, उस वीडियो में अभी मेरा काम चल रहा है उस पर, उम्मीद करता हूँ एक आध दिन में कंक्लूड हो जाएगा, जब मैं सारे सबसे ठोस फैक्टर्स हाँ। जो इसको ऊपर ले जाने वाले हैं उसकी बकायदा एक लिस्ट लेके आऊंगा। और जब हो जाएगा तो आपके चैनल पर भी मुझे उस पर चर्चा करने में कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी साहब के मुंह में हल्दीराम, बीकानेर। हाँ। सर, एक और चीज खबर जिसकी तरफ इशारा गया था कि युद्ध के दौरान ये कहा जा रहा था कि अभी सबकी प्राथमिकता है तेल को खरीदना, और उसके लिए सब डॉलर तेल में लग रहा है। लेकिन गोल्डमैन सैच्स ने कहा कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी सोने की खरीद दोगुनी हो सकती है 2026 तक, हर महीने। तो अभी 29 टन के करीब वो हर महीने खरीद रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये मानना है कि ये 60 टन हो सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं? देखिए, जब होगा तब तो होगा। इसके पीछे बड़ा सीधा कारण है विक्रांत के, डॉलर डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर का दबदबा, डॉलर की सुप्रीमेसी। इसमें इसके चंगुल से ना लोग निकलना चाहते हैं। जैसे कोई मोहल्ले में कोई वो नहीं होता है, अंडरडॉन गुंडा टाइप होता है, तो जो शरीफ लोग होते हैं उनको वो पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं कभी यहाँ से जाएगा, मरेगा, या हम चले जाएं यहाँ से। तो आदमी ऐसी इस टाइप की डिक्टेटरशिप से निकलना चाहता है। तो मैं इसको डॉलर की डिक्टेटरशिप मानता हूँ। हम्म। क्योंकि आप देखिए, आज ज्यादातर जो आर्थिक समस्याएं दुनिया के सामने खड़ी है, भारत की ले लेते हैं हम, वो हम्म। डॉलर की वजह से है। हाँ। प्रधानमंत्री जी की अपील डॉलर की वजह से है। क्रूड ऑयल हम फालतू दे रहे हैं, डॉलर की वजह से है। रुपया कमजोर, डॉलर की वजह से है। हमारे घर में महंगाई आ रही है, डॉलर की वजह से है। तो एक डॉलर ने नाक में दम किया हुआ है। और ये खाली हमारे यहाँ नहीं किया हुआ, दुनिया के ज्यादातर हिस्से में किया हुआ है। तो लोग, अमेरिका इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सैंक्शंस लगा देता है, स्विफ्ट में ट्रांसफर नहीं जाने देंगे, ये नहीं जाने देंगे। तो अ, जब उसको अमेरिका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, देश भर में उसने हलचल, दुनिया भर में उसने हलचल मचा रखी है।
तो ऐसे डॉलर के चंगुल से लोग निकलना चाहते हैं। दबी आवाज में दुनिया भर में ये बात चर्चा चल रही है कि इस डॉलर से कैसे निकला जाए, क्योंकि हमें एक इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू चाहिए डॉलर की जगह, जिससे जब हम निकले तो किस चीज से हम दुनिया में हो रहे ट्रांजैक्शंस को आपस में नापेंगे। तो उसमें सोना चांदी निकल के आता है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो कालांतर में चाहते हैं कि इस डॉलर के चंगुल से निकल जाएं, इस डॉलर के बंदे से निकल जाएं, और कल को जब डी डॉलराइजेशन हो, गोल्ड स्टैंडर्ड जब वापस आए, तो हमारे पास पर्याप्त सोना। ये कोशिश है, आपको सच बात बता रहा हूं, दुनिया भर में दबी आवाज में इस वक्त, मैं दबी आवाज में नहीं कह रहा, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, दुनिया भर में दबी आवाज में डॉलर के चंगुल से निकलने के लिए प्रयास चल रहे हैं, और उसके लिए एफर्ट चल रहे हैं कि किस तरीके से इसमें से निकला जाए। भारत की जितनी आर्थिक समस्याएं आज हम सामना कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर ना आखिर में, जी। तो आप मानेंगे कि ज्यादातर समस्या डॉलर की वजह से है। हाँ। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं कि वो डॉलर के अपने भंडार को कम करके और सोने के भंडार बढ़ाना। सर, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल बैंक अगर अपनी खरीद दोगुनी कर देते हैं तो इसके पीछे तो कुछ बड़ी सोच भी दिखाई देती है। अभी तक जैसे 29 टन ये अगर खरीद रहे हैं, और इसको अगर 60 टन कर देंगे हर महीने की खरीद को, तो इसके पीछे तो गोल्ड को लेकर के कोई बड़ी सोच भी है क्या? गोल्ड के दाम को लेकर भी ये सब चीजें हैं? नहीं, दाम क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आने के संकेत हैं, जैसे मैं बार बार बात करता हूं। आपको बताया था 1971 में रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने इस डॉलर का दबदबा बनाया था। हाँ। तो अब जैसे जैसे थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप के वो अमेरिका पे से विश्वास कम हो रहा है, अमेरिकन ट्रेजरी पे से विश्वास कम हो रहा है अब, और इसीलिए डॉलर को वो अब अपने रिजर्व में इकट्ठे करें। किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है विक्रांत, जी। उसमें खाली डॉलर नहीं होते हैं, हाँ। उसमें सोना भी उसी में काउंट किया हाँ। जाता है। तो वो अब डॉलर को हटा के सोने को बढ़ा रहे हैं, हम्म। जिससे कि आने वाला जो कल है, ये कल कब होगा, ये बहुत जल्द भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 3 साल, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो आने वाला जो कल है वो आपको आपको ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगा कि जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा, उस देश को उतनी ज्यादा मजबूती आर्थिक तौर पर मिलेगी, उसको उतना ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाएगा, उसकी करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस सबको फोर्सी करते हुए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने पास सोना इकट्ठा कर रहे हैं। सर, अब थोड़ी सी बात सर अपनी अर्थव्यवस्था की भी हो जाए। सर, तेल के दाम आज एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। आपने कहा था कि 4-5 रुपए बढ़ने चाहिए, अब करीब करीब 5 रुपए तो हो ही गए हैं, जो आपने अनुमान लगाया था। 3 बार में करके हालांकि सरकार ने बढ़ाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी ये बढ़ोतरी लगातार आगे भी जारी रह सकती है। तो क्या कोई खास कारण समझ में आता है कि सरकार किस्तों में रेट बढ़ा रही है, एक बार रेट नहीं बढ़ा रही? देखिए, एक कहावत होती है, जोर का झटका धीरे से लगे। हम्म। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से सहमत नहीं हूं। हम्म। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखिए, अब इसके पीछे साइकोलॉजी है। हाँ। आपने दाम बढ़ाए, पीछे 3 रुपए बढ़ाए, उसके बाद फिर 80-90 पैसे, आज फिर 80-90 पैसे। ये तो क्या होता है कि आप लोगों के दिमाग में बार बार महंगाई की याद दिलाते हैं, बार हम्म। बार दिलाते हैं। हम्म। एक तो होता है आपने एक बार बढ़ा दिए, चलिए एक बार आप 5 रुपए बढ़ा देते, 4 रुपए बढ़ा देते, अब आपने पहले 3 रुपए बढ़ाए, हम्म। अब आप 80-90 पैसे, फिर 80। तो लोगों के दिमाग में क्या होगा कि बार बार, एक तो सरकार के प्रति रोष बार बार होगा। एक बार गुस्सा निकालना और बार बार गुस्सा निकालने में फर्क है। हम्म। और आप विपक्षी पार्टियों को फिर मौका दे रहे हैं बार बार चीखने चिल्लाने का, सड़क पे आने का, गालियां देने का, वगैरह वगैरह। दूसरा, लोग बार बार उनका, देखिए होता क्या है कि, अब मैं आपको मुख्य कारण बताता हूं, होता क्या है कि आदमी अपना बजट उसी हिसाब से, जो लोग बजट बना के चलते हैं, मैं तो बार बार आपके चैनल पे भी हाँ। बोला कि लोगों को अपना बजट बनाना चाहिए घर का। सारे घर के लोग बैठे, कागज पेंसिल लेके बैठे, अपना अपना बजट बनाए, हर घर, हर व्यक्ति अपना, मैंने पेट्रोल डीजल पे इतना खर्च करना है। तो आप घर की एक नीति नहीं बना पाते हैं। हम्म। आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं, मैं अगर सोच रहा हूं मैंने पेट्रोल के डीजल हाँ। पे 5,000 रुपये महीना खर्च करने हैं, आपने तो उसको आज फिर बिगाड़ दिया, फिर हाँ। 4 दिन बाद फिर बिगाड़ दिया। तो इससे एक नीतिगत तरीके से एक आम आदमी नहीं चल पाएगा। जबकि मैं एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट होने के नाते पर्सनल फाइनेंस पे मैंने किताब भी लिखी है, हाँ। और मैंने उसमें बताया कि हर व्यक्ति को अपनी एक नीति बना के चलनी, जैसे देश की नीतियां बनती हैं, आपको बजट बना के चलना चाहिए। तो ऐसे में बजट कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा? अगर आप बार बार कीमत बढ़ाते जाएंगे,
तो आज जो मैंने बजट बनाया 4 दिन बाद वो बेकार हो जाएगा, मुझे फिर से दोबारा से सारा कुछ अपना अलाइन करना पड़ेगा। दूसरा, इससे ना महंगाई से एक नुकसान और होता है कि इससे महंगाई का जो बढ़ने का रेट है वो तेज होता है। जब आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, तो जब प्राइसेस में, यानी कंज्यूमेबल्स हो गए, सब्जी हो गई, फल हो गई, व्हाइट गुड्स हो गई, तो होता क्या है, जब बार बार कीमतें लोग बदलते हैं ना अपने सामान की, तो वो बार बार बदलने में ज्यादा बदली जाती है। ज्यादा बदली जाती है मतलब, आपको मान लीजिए मुझे मुझे किसी चीज पे 2 रुपए बढ़ाने हैं, मैं क्या करूंगा, 2.5 रुपए बढ़ाऊंगा, फिर आया, फिर मैं और 2 रुपए बढ़ा दूंगा। तो एक बार करें तो वो एक बार के लिए एडजस्टमेंट कर देता है। परंतु जब आप बार बार करते हैं, हालांकि इसके पीछे ओएमसी सरकार की सोच ये होगी कि भाई जोर का झटका धीरे से लगे, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, एक साथ बोझ मत डालो। पर मुझे मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको कारण अभी बताए, एक तो सबसे बड़ा तो साइकोलॉजिकल कारण है कि ये आपको बार बार सरकार के लिए रोष पैदा करेगा। लोग, ठीक है, समझ रहे हैं वैश्विक परिस्थिति है, क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा हैं, हम 88% अपना इंपोर्ट करते हैं, वो सब बातें ठीक है, मैं मानता हूं उस बात को। पर इस देश में दिक्कत क्या है विक्रांत, कि इस देश में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लिटरेसी मात्र 3-4% है। 140 करोड़ लोगों में से फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कहते हैं वो बहुत कम लोगों के पास है। तो बिल्कुल। लोग उसको उसको उतनी आसानी से समझेंगे नहीं जितनी आसानी से आप समझाना चाह रहे हैं। और ऐसे में लोग नेगेटिव बात जल्दी पकड़ते हैं। अगर राहुल गांधी कुछ कह देंगे कि भाई ये देखो 3 महीने में आर्थिक तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, उस बात को लोग जल्दी पकड़ेंगे। आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये वैश्विक परिस्थिति है, अमेरिका ने इतने बढ़ाए, ऑस्ट्रेलिया ने इतने बढ़ाए, स्पेन ने इतने बढ़ाए, यूएई ने इतने बढ़ाए, लोग उसको एक बार ठीक है देख लेंगे। पर जब आप देख लिया, मैंने समझ लिया, अच्छा ठीक है। मैं भी कल शाम को एक लीडिंग टीवी चैनल के डिबेट पे था, जी। उन्होंने बड़ा अच्छा, हर देश की करेंसी कितनी गिरी, हर देश में पेट्रोल डीजल के दाम कितने गिरे, उन्होंने बड़े अच्छा टेबल के तौर पर, तो जिसने वो डिबेट देखी, जिसने देखा, लोगों को समझ आ गया, ठीक है यार, पूरी दुनिया, एवरीवन इज राइडिंग द सेम बोट। तो मेरे समझ में आ गया। अब क्या किया आपने, आज फिर बढ़ा दिए। तो मेरी जो समझ बैठी थी पिछली बार, अब आप देखिए साइकोलॉजी कहाँ जा रही है। मैंने जो अपने आप को तैयार कर लिया था मेंटली कि नहीं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो भाई ऐसा काम नहीं होगा कोई भी जो कि मेरे हित, परंतु आपने आज फिर बढ़ा दिया। तो जो मेरी समझ पिछली बार बनी थी, वो समझ डाइल्यूट हो गई कि यहां से तो अभी और बढ़ रहा है। दूसरा दूसरा क्या है कि थोड़ा सा सरकार की नीतियों पे से, उसकी स्थिरता पे से भी विश्वास कम होता है ऐसे बार बार। तो देखिए, दो रास्ते हैं, बढ़ानी तो पड़ेगी, ये तो पक्का है, एक साथ बढ़े या ऐसे धीरे धीरे करके। पर मुझे लगता है कि ये तरीका 1-2 बार तो ठीक है, पर आज तीसरी बार हुआ है पिछले 10 दिन में। तो 10 दिन में 3 बार बढ़ाना, और लोगों को ये भी लगता है यार हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सोचते हैं हम इसको नोट नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है नोट नहीं? जितनी बार आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप नोट करेंगे, जितनी बार आप सब्जी, फल, इलेक्ट्रॉनिक, जो घर का सामान, कपड़े, जो मर्जी खरीदते हैं आप, उतनी बार आपको जब रेट बढ़ा मिलेगा। तो मेरी थोड़ी सी इसमें, मुझे इस बात से विक्रांत, सच पूछिए तो इस बात से ऐतराज है कि ये तरीका उचित नहीं है। और इसमें क्या किया जा सकता है, मैं एक सुझाव दे सकता हूं। मैं जी। उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल, आपका परिवार इस चैनल का बढ़ रहा है, देखने वाले बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कुछ सरकारी कॉरिडोर्स में ये कहीं कहीं ना कहीं जाता हो। मैं इसमें सुझाव ये देना चाहता हूं कि सरकार को क्या चाहिए कि एक रेंज फिक्स कर देनी चाहिए। जैसे अगर डॉलर, क्रूड ऑयल 100 और 105 के बीच में है, तो हमारी कीमत ये रहेगी। ये बड़ा अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ और ये लोगों को बिल्कुल। पसंद आएगा। अगर 105 और 110 डॉलर के बीच में है तो इस हफ्ते ये कीमत रहेगी। अब जब वापस 105 आएगा तो हम उस बढ़ोतरी को वापस ले लेंगे, फिर ये कीमत यहाँ आ जाएगी। उससे क्या होगा, लोगों को ये लगने लगा है कि बढ़ती तो है, ये घटती नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये लोगों के दिमाग में, ये बढ़ती तो है, एक बार बढ़ गई तो अब ये घटेगी नहीं। और घटेगी तो बहुत बड़ा कुछ हो जाए तब घटेगी। जब घटेगी मतलब बढ़ती जल्दी जल्दी है, या यूं कहूं कि घटती बहुत मुश्किल से है, बहुत देर में, और शायद नहीं भी घटती है। तो मुझे मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि एक रेंज फिक्स कर देनी चाहिए कि 90 से 100 डॉलर तक पेट्रोल डीजल की कीमत ये रहेगी, 100 से 105 डॉलर तक कीमत ये रहेगी, 105 से 110 होता है तो ये रहेगी, 110 से 120 क्रूड ऑयल जाता है तो ये रहेगी। इस प्रकार से अगर सरकार इन स्लैब्स को बना के और अनाउंस कर दे, पब्लिक डोमेन में ले आए, तो लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लोगों का ना सरकार के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा कि भाई देखो क्रूड ऑयल पीछे से इतना है तो पेट्रोल डीजल हमें इतने का मिलेगा। अब क्रूड ऑयल की कीमत, आप लोगों को क्रूड ऑयल की कीमत दिखा दीजिए, वो तो लोग आजकल देख ही रहे हैं आजकल सारे सब। मीडिया चैनल्स पे। जो भी टेलीविजन आप चैनल चलाएं, क्रूड ऑयल की कीमत जरूर दिखाई जाती है, नहीं तो चर्चा जरूर करी जाती है।
आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर मेथड कि आप स्लैब्स फिक्स कर दीजिए और उसके आधार पर, और बाकायदा जब कम हो तो कम भी करिए, क्योंकि आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपसे नाजायज नहीं लेंगे, हम उतना ही लेंगे जितना बढ़ रहा है। तो आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर मेथड। ये मुझे तरीका बहुत ज्यादा भाया नहीं है 10 दिन में तीसरी बार। दूसरी बार तो मुझे लगा कोई मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होगी, भाई चलो 3 रुपए लिया था, ये अभी पूरा कवर नहीं हुआ, 87 पैसे 84 पैसे 86 पैसे जो भी हाँ, था, ये और ले लेते हैं तो कम से कम 250 करोड़ पूरा अंडर रिकवरी कवर हो जाएगी। पर हम्म, अब ये फिर बढ़ा दिया है। और ऑड फिगर, अच्छा ऑड फिगर, अब आप एक सवाल और बनता है विक्रांत, कि हाँ, ये ऑड फिगर बढ़ाने का, अगर आपकी हाँ, रिकवरी 12 15 15 25 रुपए की या 12 रुपए की या 20 रुपए की 10 रुपए की जो भी अंडर हाँ, रिकवरी है, तो भाई 87 पैसे में क्या हाँ, ऐसा है, 91 पैसे में क्या ऐसा है, हाँ, ये 87 पैसे 91 पैसे का क्या फंडामेंटल है ये। तो इसके पीछे सोच ये हो सकती है कि एक ऑड फिगर दो, हम्म, कि ऑड फिगर जैसे वो बाटा वाला है ना, 399 रुपए का जूता, हाँ, नौ 899 रुपए का जूता, तो महंगाई जरा कम लगती है, आप समझ रहे हैं। हाँ, ये बाटा ने निकाला था फॉर्मूला, हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल, 899, नौ हाँ, सौ मत बोलो, 899 बोलो। हाँ, तो ये अगर इस तरीके से इसको ऑड फिगर में निकाला जा रहा है, इसलिए कि लोगों को ये, भाई कुछ बड़ी होगी यार, ऐसी बड़ी है, कोई लोग पूछते कितना बड़ा है यार, ऐसी बड़ा है, कुछ 70 80 पैसे शायद बड़ा है। तो मुझे लग रहा है ये एक आध बार चल जाता है ये, पर हम्म, जब आप बार बार इसको करेंगे हाँ, तो लोग इस चाल को, इसको समझ जाएंगे, अनलेस कि ये कोई वाकई में मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है जो हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा, कि 87 पैसे और 91 पैसे करने में कौन सी ऐसी फिगर जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा करके 87 87 पैसे करके कर रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। तो आई थिंक साइकोलॉजी में थोड़ी और डीप थिंकिंग चाहिए इसके लिए। पर जो मैंने स्लैब वाला सजेशन दिया है ना विक्रांत, हाँ, वो वो कमाल बहुत का ही है। बढ़िया बहुत सजेशन है। बढ़िया सजेशन है। उससे लोगों के मन में विश्वास बनेगा, हाँ, लोगों को समझ भी आसानी से आएगी। और जब आप वापस लेंगे ना, हाँ, तो लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे, कोई भी आपके ऊपर शक नहीं करेगा कि वाकई में ये किस्सा क्रूड ऑयल का है, ये किस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, ये किस्सा भारत सरकार का नहीं है, ये किस्सा महंगाई का नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सुझाव है सर। और उससे ये भी, क्योंकि लोग बिल्कुल ये मानते हैं कि दाम बढ़ते तो हैं, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि युद्ध के कारण ये दाम जहां तक पहुंचेगा वहीं स्थिर हो जाएगा, उसके बाद अगर स्थितियां सामान्य भी होगी तो पीछे नहीं जाएगा। इस तरह का लोगों की थिंकिंग है। आप किसी से भी बात करके देखिए। एक और चीज जानना चाहता हूं सर, क्योंकि ये सुझाव आपका बढ़िया है। जीएसटी के दायरे में लाने की भी लंबे समय से बात कही जा रही है कि अगर इसे जीएसटी के अंडर ले आया जाए तो भी बचत हो सकती है लोगों की, क्योंकि इस समय पेट्रोल के मूल्य पर करीब 42% और डीजल पर करीब 32% टैक्स लग रहा है। तो अगर सबसे हाईएस्ट स्लैब में भी रखा जाए 28% वाले में भी, तो भी लोगों की बचत होगी। तो क्या सरकार को उस पर सोचना चाहिए? देखिए ये मुद्दा जो है ये जीएसटी काउंसिल का है। हाँ, और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, और वित्त मंत्री जो देश की वित्त मंत्री है वो उसकी अध्यक्ष है, वो अध्यक्षता करती है। इसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जाते हैं, बाकायदा हर व्यक्ति, हर काउंसिल के मेंबर का मानना जरूरी है। इस समय 21 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ राज्यों में हिमाचल हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया और पंजाब हो गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की, तमिलनाडु हो गया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हम्म, तो मुझे लग रहा है इस समय सबसे अच्छा मौका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के कहूं मैं घटक का 21 22 राज्यों में सरकार है, तो आप जीएसटी काउंसिल मीटिंग बना के उसमें प्रपोजल रख दीजिए। हम्म, और जैसे ही आप प्रपोजल रखेंगे, अगर कांग्रेस शासित राज्य या गैर एनडीए हाँ, शासित राज्य में, ऐसा कहता हूं, अगर वो ऐतराज करते हैं, तो ठीकरा उनके सिर पे फूटेगा। अभी ठीकरा आपके सिर पे फूट रहा है। वो कहते हैं आपके, अगर जीएसटी काउंसिल में 21 22 मेंबर्स तो आपके बैठते हैं, तो आप ये कैसे कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल मान नहीं रही इस बात के लिए। बाकी हकीकत ये है, ये तो रही जीएसटी हाँ, काउंसिल और राजनीति की बात। हकीकत ये है कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उनकी वित्तीय हालत खराब है। हाँ, और मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, उसमें बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनके ऊपर, पंजाब है, जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, हम्म, बहुत ही ज्यादा कर्ज है। और इतना कर्ज है कि इनको कर्ज वापस करना, तो इनको जो वीएटी आता है, क्योंकि वहां पर वैट लगता हाँ, है, आप ठीक कह रहे हैं, 42% 35% जो मर्जी लगाते हैं। तो अब, पहले ये गैप बहुत होता था कि जीएसटी में आएगा तो काफी सस्ता, पर अब जब से सरकार ने एक्साइज हटाई है, हाँ, तब से ये जो गैप है 28 और 35 42 के बीच में, उतना गैप नहीं है, थोड़ा फर्क मुझे लग रहा है। अंततः अंततः अगर ये ज्यादा बढ़ती है, तो हम्म, सरकार को, केंद्र को, ये राज्य सरकारों से दरख्वास्त करनी पड़ेगी। या तो दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि आप वैट कम करें, ठीक हम्म, है, या फिर जीएसटी काउंसिल मीटिंग बुला के
तो मुझे लग रहा है इस समय एनडीए के सामने सबसे अच्छा तरीका ये, आप तुरंत मीटिंग कॉल करिए और 22 के 22 भाजपा राज्य प्रस्ताव रख दे कि ये हम इसको जीएसटी काउंसिल में लाते हैं। अब जब कांग्रेस वाले ऐतराज करेंगे, हिमाचल वाले हो गए या केरला वाले हो गए, वो जब ऐतराज करेंगे तो उस समय आप ठीक रहा इनके सिर पे वोट देकर देखिए जी हम तो कम करना चाहते थे। मैं बहुत अच्छा राजनीतिक एक पहलू बता रहा हूं, तो देखिए इन्होंने कम नहीं होने दिया, क्योंकि वोटिंग वोटिंग होती है वहां, तो सबकी रजामंदी जरूरी होती है काउंसिल में। तो उसके आधार पर ही अगर गिर जाएगा काउंसिल में रेजोल्यूशन तो इनके सिर पे ठीकरा फूटेगा। बाकी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐतराज कर रहे हैं, क्योंकि वैट पे निर्भरता इस समय, क्योंकि राज्यों के पास 16-17 आपको पता टैक्सेस मिला के जीएसटी बना था, और इस समय राज्यों के पास बहुत कम रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी है, दो तीन चार चीजें ही हैं हाँ, मोटा मोटा जो उनसे एक्साइज। राजस्व आता है। हाँ, तो राजस्व की बहुत ज्यादा संसाधन नहीं रह गया। आपको पता है शराब हो गया, हाँ। प्रॉपर्टी पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो बनी बनाई प्रॉपर्टी पे, चलती बनती प्रॉपर्टी पे तो अभी भी जीएसटी लग ही रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तीन चार आइटम है इस समय, जो अल्कोहल हो गया और आपका पेट्रोल डीजल हो गया, ये कुछ आइटम है जो जीएसटी से अभी भी बाहर है, और राज्यों की निर्भरता इस पर बहुत ज्यादा है। उनका करूं अगर मैं कहूं तो खर्चा पानी रोटी पानी इसी से चलता है। तो उनका मानना यह है भाई अगर ये घट गया तो हमारा तो पहले उधार इतना चढ़ा हुआ है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। परंतु मुझे लग रहा है जीएसटी काउंसिल में ये पास नहीं हो पाएगा, हाँ इसलिए एनडीए को ये क्रेडिट इस समय ले जाना चाहिए काउंसिल में रख के, और उनको मना करेंगे वो तो इनका जीत गए तो फायदा है, हार गए तो भी फायदा है, इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ काउंसिल में। सर, देश के अलग अलग हिस्सों से पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनों की भी खबरें आ रही हैं और राशनिंग की जा रही है, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कई जगह से। और बकायदा उसके वीडियो आ रहे हैं कि एक तय अमाउंट से ज्यादा का पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। तो क्या इस तरह का संकट भी अब बिल्ड होने लगा है? नहीं, वो पैनिक है अभी फिलहाल, मुझे वो पैनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हवा बहुत तेज फैलती है कि भाई पीछे से सप्लाई डिले हो रही है वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है, पैनिक फैलता है, वो मैसेज फैलता है, और उसके बाद वो लेने लोग पहुंच जाते हैं। अब लेने लोग पहुंचते हैं तो जो नॉर्मल एक पेट्रोल स्टेशन पे टैंकर्स की सप्लाई आती है वो उतनी फास्ट उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाती, तो उनको फिर कम कम करके बेचना पड़ता है। वो खाली पैनिक है, मुझे नहीं लग रहा। आपका वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनको आपको सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता अभी अभी सप्लाई की दिक्कत विक्रांत फिलहाल, ये मैं हाँ, फिलहाल या इन्वर्टेड हाँ, कॉमर्स में लगाना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो पता लगा कल को किसी ने 1.5 महीने बाद देखा और हाँ, उसने कहा देखो क्या बोल रहे हैं। मैं फिर तारीख बता दूं, आज 23 मई है हाँ। और इस समय लगभग 12:30 बजे का वक्त है। इस वीडियो की टाइम स्टैम्प याद रखिएगा। फिलहाल सप्लाई की चिंता नहीं, हमें चिंता इस समय कीमत की है, हमें प्राइस की चिंता है, अभी सप्लाई की कोई चिंता नहीं है। सर, आरबीआई ने कहा है कि 15 मई को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसमें भारत का फॉरेक्स रिजर्व 8.094 बिलियन डॉलर और ज्यादा घट गया है। तो ये करीब अब 688.89 बिलियन डॉलर रह गया है। और युद्ध जहां से शुरू हुआ था तब हम 730 बिलियन के करीब थे। तो लगातार ये घटता जा रहा है, बड़ी चिंता की बात देश के लिए। हाँ, घटना तो इसका विक्रांत स्वाभाविक है, क्योंकि क्रूड ऑयल की हम ज्यादा बिल दे रहे हैं, और आपको मैंने बताया था विदेशी रेमिटेंसेस भी, यहाँ जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है वो भी कम चल रही है इस समय, उतनी नहीं चल पा रही है। एक्सपोर्ट भी हमारे स्थिर हैं, इंपोर्ट लगातार बने हुए हैं, बाकी आइटम्स के भी इंपोर्ट बने हुए हैं। और आरबीआई ने, मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने इंटरवीन भी किया है। आपको याद होगा हमने बात करी थी कि आरबीआई इंटरवेंशन कम कर रहा है, अब आरबीआई ने इंटरवेन किया, आपने देखा जो 97 के पास पहुंचने लगा था अब वो 96 से नीचे आ गया है। तो आरबीआई ने भी कुछ डॉलर स्वैप जिसको कहते हैं वो किया है इसको रोकने के लिए, क्योंकि आरबीआई भी नहीं चाहता था कि 100 के आसपास पहुंच जाए और एक और इस पे राजनीति शुरू हो जाए, महंगाई भी बहुत बढ़ने लग जाए। तो बिल्कुल फॉरेक्स प्रधानमंत्री की जो अपील्स थी वो इसी में से निकल के आई थी विक्रांत। जब उन्होंने अपील करी थी तो लगभग ये 700 बिलियन डॉलर के थोड़ा सा ही नीचे आसपास था उसके। तो मुझे लग रहा है देखिए 10-20-30 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे महीने दर महीने होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु इस समय क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रही है, तो और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बात है, वो हाँ ना का खेल अभी भी जारी है कि हम अभी आज बोलते हैं सुबह के युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर बोलते हैं ज्यादा हमले के लिए तैयार रहे। मुझे पहले वो डिसाइड कर ले कि करना क्या चाहते हैं, कि पहले एक ये दोनों एक साथ बयान दिए हैं युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और उससे भी ज्यादा तगड़े हमले के लिए तैयार है उन्होंने बात, और ईरान ने साफ इनकार कर दिया है, हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। अब ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप को करना है
कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान, देखिए ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। हम आपको यूरेनियम नहीं देंगे, खत्म हो गई बात। आप हम पे अटैक करेंगे, हम तुम्हारे मिडिल ईस्ट में जितने कंट्री में बेसेस है उनको उड़ा देंगे। यूएई में हालत खराब है, सऊदी अरेबिया, यूएई में हालत खराब है इस समय। वहां पर होटल्स खाली पड़े हुए हैं दुबई में, और कुछ जगह तो फ्री ऑफरिंग्स हो रही हैं किराया, आपको वीजा भी आसानी से मिल रहा है, आइए सही पर लोग आने को, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में इस समय, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के हाथ में है, वो मान जाए। ईरान ने तो कह दिया, उसने कह दिया हम नहीं देंगे आपको। अब आप कह रहे हो उसके हाथ में है। आप निर्णय लो ना। ये भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया के चक्कर में लोगों का विश्वास जो है अमेरिका के ऊपर गले की फंसी, ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा, और इनका मिड टर्म में हारने का पूरा पूरा नवंबर में जो मिड टर्म्स हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के हारने का पूरा ग्राउंड बन चुका है। ये लगभग लगभग निश्चित है विक्रांत के ये इलेक्शन हारेंगे। अब ये क्या करेंगे ये आगे, अभी तो इनका क्यूबा पे नजर है। अब नई हाँ नई चीज निकल के आई, क्योंकि क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल का वो रूट है क्यूबा, क्यूबा पे इनकी नजर है कि क्यूबा को हमने टेक ओवर करना है। और शायद कम लोग जानते होंगे मार्को रूबियो क्यूबा क्यूबा के ही हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो इस समय भारत में है, उनके रूट्स क्यूबा में है। तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि मार्को रूबियो भारत में आए हैं, ये भी आप सवाल जोड़ सकते थे, मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि भारत में आए हैं तो इससे क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, पहले चचा जान से पूछें कि जो चीज यहाँ मनवाएंगे वो भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं कोई वजन नहीं देता उसके। मुझे कोई सुबह चैनल आया, उसने उसने जोड़ा कि मार्को रूबियो के विजिट में हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मैंने कहा मैं एक लाइन में बात करूंगा कि जो भी कुछ यहाँ करार होगा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं है। वो कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि चाचा जान पता नहीं उनकी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है कि नहीं? वो थंडर वहां है, वेदर रिपोर्ट ये बताते हैं। ठीक हाँ है, जो तूफान है वो तो वहां, ये तो वेदर रिपोर्ट बताने आते हैं। तो इनका कोई बात में कोई वजन नहीं है, इनकी भी बात मानते हैं नहीं मानते। तो ये ऐसी खामखा 3-4 दिन अपना घूम फिर के आगरा जयपुर घूम फिर के वापस चले जाएंगे, कोई इसकी अहमियत नहीं है। तेल बेचने आए हैं अपने वेनेजुएला का, ठीक है, मार्केट सेल्समैन बन के हाँ, आए हैं बिल्कुल वो तो कि बोल ही हमारा रहे थे। तेल, बिल्कुल तेल ले लो, इस भाव ले लो। वही आवाजें मारने की कमी है, बाकी सब कुछ है। सर एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। आज हमारी हाउस हेल्प दीदी आई और उन्होंने पत्नी से कहा कि सैलरी बढ़ा नेटवर्क दीजिए चला क्यों। गया आपका ओह शिट। सर एक सेकंड। विक्रांत, आपका नेट। हाँ, दोबारा। हाँ सर एक सेकंड, बस एक सेकंड। अभी आवाज है सर? सर अभी आवाज ठीक है? जी, अब बेटर है। हाँ सर, बस आखिरी सवाल, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। सर आज हाँ। हाउस हेल्प दीदी आई घर पे, जब उन्होंने वाइफ से कहा कि दीदी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो पत्नी ने कहा कि अभी तो 5-6 महीने हुए हैं, क्योंकि हर साल वो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करती हैं। तो उसने कहा कि बहुत महंगाई हो गई है दीदी और हर चीज महंगी मिलने लगी है। तो पत्नी ने कहा जी बात एकदम सही है, क्योंकि खाने पीने का तमाम चीजें हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जी सर अब गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, एक बड़ा संकट अब उनके घरों तक पहुंच गया है सर, और अब लग रहा है कि उससे निपट पाना बड़ा मुश्किल है। ये दिखाई देने जी हाँ, लगा है। बिल्कुल। मेरे ड्राइवर साहब ने भी मुझे यही बात बोली कि सर हर चीज महंगी हो गई है, हाँ, और कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है विक्रांत के बहती गंगा में भी लोग हाथ धो रहे हैं। अब अगर सड़क के किनारे पड़ा कोकोनट हम्म, बेचने वाला बोलेगा कि कोकोनट अब 60 रुपए का नहीं 70 रुपए का है, तो वो कोई इम्पोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि उसको वहां लाने में उसका पेट्रोल डीजल लगता होगा। देखिए, अगर अगर फ्यूल के दाम बढ़ेंगे खासकर डीजल के, हम्म, तो आपको हर चीज महंगी दिखाई देगी। हम्म, हर चीज, कोई ऐसी चीज नहीं सिवाय पेड़ पे लगे जो आम है वो जाके आप तोड़ेंगे तो वो अलग बात है कि आपको, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। अदरवाइज जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो महंगाई, और लोग इसमें फायदा ये उठाते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, कि वो महंगाई की आड़ में जहां 50 पैसे बढ़ने होते हैं आपको वो 1 रुपया 1.5 रुपया महंगा कर देंगे। वो मैंने बोला ना, बहती गंगा में हाथ धोते हैं वो। फिर आर्बिट्ररी, इसको मन माने रेट वो मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ओवरऑल महंगाई का माहौल है, सब जगह महंगाई की चर्चा हो रही है, तो इसमें बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो मुझे लग रहा है कि महंगाई बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार को इस पे ग्रास रूट लेवल पर इस समय मंत्री परिषद को ग्रास रूट लेवल पर आ जाना चाहिए, क्योंकि वरना जमीनी तौर पे लोग इसका नाजायज फायदा उठाना। और मैं आपको ये भी बताऊं, जमाखोरी भी शुरू हो जाएगी। जब जब महंगाई बढ़ती है तो जमाखोरी साथ में शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शॉर्टेज में आप रेट को और जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो
समय आ गया है कि सरकार को, इंग्लिश में बोलते हैं पुल अप द सॉक्स, आप बिल्कुल जमीन पे आ जाइए, वरना यहां से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि अभी भी क्रूड ऑयल ऊपर है, रुपया कमजोर हो रहा है। आरबीआई कब तक संभालेगा उसको? आरबीआई का ये इंटरवेंशन 1-2 दिन होल्ड करता है, उसके बाद एफआईआई की बिकवाली हुई स्टॉक मार्केट में, वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो कहाँ आरबीआई बार बार फॉरेक्स को खर्च करता रहेगा, इस बहुमूल्य फॉरेक्स को? एक ही तरीका है महंगाई ठीक होने का, कि सद्बुद्धि आ जाए चाचा जी को। बिल्कुल सही बात। और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सर गुस्सा तो इस बात से भी लगता है कि वो जो एक नई पार्टी आई कॉकरोच जनता पार्टी, उसके सर इतने भयानक फॉलोअर, 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर 5-6 दिनों में बनना, तो ये दिखाता है कि जेनजी में भी इन सब चीजों को, वर्तमान चीजों को लेकर के एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो है बच्चों में। देखिए, इस बारे में मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। जी। हालांकि उसमें वो गुस्सा जो था कॉकरोच का, हाँ। वो चीफ जस्टिस के उस रिमार्क के खिलाफ था। हाँ। देखिए, आप किसी को अगर कॉकरोच बोलेंगे, हम्म। तो लाजमी बात है वो उसके खिलाफ जिसके लिए आप बोलेंगे वो वर्ग भड़क जाएगा, हाँ। चाहे वो सरकार के खिलाफ भड़के, या जिस वो उस रिमार्क के खिलाफ भड़केगा कि आपने अगर हमें कॉकरोच कहा है तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, हम कॉकरोच ही ठीक है। हम्म। इसमें मुझे लग रहा है चीफ जस्टिस का और सरकार दो अलग अलग पिलर्स हैं। हम्म। तो पहले तो दोनों को एक पर, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यह कहना चाहता हूं विक्रांत, जो मैंने पिछले अपने 10 साल के हाँ। सोशल में बड़े बड़े बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा रहा हूं, या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हम्म। जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। मैं पिछले कई साल से, लगभग 10 साल से उनके साथ शोज करता हूं। मैंने ये देखा कि इस देश में, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इलेक्शन के रिजल्ट देखते हैं, हाँ। दूसरी तरफ आप सरकारें इलेक्ट होती हैं, कौन हारता है कौन जीतता है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब 2 से 3 करोड़ लोगों का एक वर्ग है जिसको इस सरकार से गुस्सा है, इस हम्म। सरकार से रोष है, इस सरकार की नीतियां उसको पसंद नहीं है। उनको मोदी जी नहीं पसंद है, उनको मोदी जी की नीतियां नहीं पसंद है, उनको नोटबंदी नहीं पसंद थी, जीएसटी नहीं पसंद था, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें जो मोदी जी ने कही, वो बोलते हैं देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश को ये कर दिया। इनकी तादाद, जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूं, वैसे तो देश में बहुत हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे तादाद मैंने गिनती करी थी, आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, और मैंने इसको वेरीफाई किया था कहीं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, या नाम नहीं ले सकता नहीं तो और स्पष्ट हो जाता, जी। कि 2 से 3 करोड़ लोग इस देश में सोशल मीडिया पर एक्टिव ऐसे हैं जो इस सरकार को पसंद नहीं करते हैं, हम्म। इस सरकार की नीतियों को, मोदी जी को, और हम्म। ये मोदी है, मुमकिन है, इस प्रकार के नारों को पसंद नहीं करते। और ऐसे चलते हुए जो चैनल्स हैं, तो हम्म। मैं तो, देखिए, जो सोशल मीडिया पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट चैनल चलाना चाहता है, आपको एक राज की बात बताऊं, आप तो खुद एक जी। चैनल चला रहे हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ एक चैनल चलाएंगे, हाँ। उसमें बहुत जल्दी आपके फॉलोअर जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो 2-3 करोड़ लोग हैं, ये उस चैनल को ढूंढते हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत तो हुई इस सरकार के खिलाफ बोलने की, वो हम्म। ढूंढते हैं। बल्कि आपको कमेंट मिलेंगे, यही एक चैनल है हाँ। जो बिल्कुल सच बताता है, यही एक चैनल है जो निडर है, यही एक चैनल है जिसमें हिम्मत है बात करने की, बाकी तो गोदी है, ये है, मोदी के चमचे हैं, तलुआ चाटू हैं, अंधभक्त हैं, पता ना जाने क्या क्या। तो मैंने ये बहुत डीप एनालिसिस करके निकाला, मैं कोई इसमें कोई हाँ। साइड नहीं ले रहा, मैं तो आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि 2 से 3 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे इस समय एक्टिव हैं। ऐसे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, वहीं से, इसमें सारे जेंजी नहीं थे विक्रांत, इसमें ये लोग भी थे जिनका मैं जिक्र, और ये हर उम्र के हैं, इसमें मुझे कुछ बुजुर्ग लोग भी, आपको हैरानी होगी, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी की जो मंशा थी, वो तो ये थी ना कि भाई क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का कोई एक्स वर्कर है या सरकार के खिलाफ। ये तो देखा नहीं उन्होंने कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार ने थोड़ी ना बनाई कॉकरोच, सरकार ने थोड़ी ना कॉकरोच कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कॉकरोच, तो चीफ जस्टिस के खिलाफ पार्टी खड़ी हो गई। तो ये आंकड़ा मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है विक्रांत, आप इसको जी। याद रखिएगा, 2 to 3 करोड़ पीपल हु आर टोटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट। और जो भी व्यक्ति एंटी एस्टैब्लिशमेंट चैनल बनाता है यूट्यूब पे, बहुत जल्दी उसके फॉलोअर, सब्सक्राइबर उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग निरंतर ढूंढते रहते हैं कि कोई मिले से, क्योंकि मैं कुछ टेलीविजन, मैं लगभग सब टीवी चैनल से जुड़ा हुआ हूं, और कुछ एक टीवी चैनल है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेता, कुछ एक टीवी चैनल्स, कुछ एक एंकर्स हैं हाँ। जो कि सरकार जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो उसमें उसकी उसकी जो व्यूअरशिप है ना, टीआरपी, हाँ। वो औरों से बहुत ज्यादा है। दूसरे चैनल, अरे यार ये तो गोदी मीडिया है, इसको बंद कर दो। मैं ना इधर की बात कर रहा हूँ ना उधर की बात कर रहा हूँ, मैं मात्र आंकड़े की एक जानकारी दे रहा हूँ। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी से लोग जुड़े, आपने जिक्र छोड़ा, तो हालांकि मेरा महकमा नहीं है, मैं तो हाँ। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस पे
हाँ। मैं तो कॉकरोच अगर नहीं, दिखता आजकल भी है तो सब दवाई। कॉकरोच की बात कर रहे हैं सर, चाहे हाँ पतंग नहीं, इस मैं तो तरफ हो या उस मेरे तरफ हो। मेरे हाँ। मेरे ऑफिस में घर में कहीं दिख जाता है तो हम तो पेस्ट वाले को बुला लेते हैं इसको बाहर हाँ। करने के लिए। हाँ। कॉकरोच मुझे पसंद नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी है बुरी है इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता। परंतु आपको जो मैंने ये आंकड़ा दिया है, ये हाँ। आंकड़े को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। और कोई भी व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, अगर वो कोई सोशल मीडिया चैनल बनाता है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आप देखेंगे आपके सब्सक्राइबर्स ये 2-3 करोड़ लोग फौरन उससे जुड़ जाएंगे बहुत कम समय में। और आपका चैनल जो है वहां हो जाएगा, वो पॉपुलर हो जाएगा। और वो गिनती इससे ऊपर नहीं जाएगी, हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये इतने ही है। वैसे तो तादाद इनकी यू नो आप देश भर में ले तो अब भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। हाँ। 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बैसाखियों की सरकार कहते हैं कि इसने सपोर्ट लेके सरकार बनाई हुई है पूरी मेजोरिटी। तो ऐसे हो सकता है कि मोदी जी को जो नहीं पसंद करते उनकी गिनती इससे कहीं ज्यादा हो। हाँ। पर सोशल मीडिया की गिनती मैंने आपको बता दी। मुझे लगता है कॉकरोच सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसमें बहुत सारे लोग वो भी जुड़े। पर ये रोष था चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। ये रोज था कि किसी को इस वर्ग को, मुझे बहुत हाँ। हैरानी हुई कि चीफ जस्टिस को इस प्रकार की बात यंगस्टर्स के लिए, बेरोजगारों के लिए इस प्रकार की बात कहना मुझे लगता है कहीं उचित नहीं बनता है जी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन तब तक तो मैसेज चला गया था। पर बहुत बहुत तीर हाँ। कमान हाँ, से निकल चुका था। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू। थैंक यू।